करेंगे वो आता रहेगा। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का था ना, क्या था इसलिए ना बताओ। अग्रिमा तुम भी तो थी लास्ट में, क्या था? क्रोमैटिक एब्रेविएशन रहा था। हाँ, क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेविएशन, लेंस के दो डिफेक्ट की बात की थी हमने। इसमें हमने कहा था एक छोटी सी कंडीशन रह गई है। छोटी सी कंडीशन का मतलब ये भी डायरेक्ट सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म होती है। एक लेंस जैसे लेंस कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक लेंस कॉम्बिनेशन स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि वो लेंस के इन दोनों डिफेक्ट को रिमूव या मिनिमाइज कर पाए, दो लेंसों को मिला के, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशन। और उसकी एक कंडीशन होती है। तो तुम लोग को जरूरत सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ सकती है कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, वो डाल लो तुम लोग सिर्फ। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ये जरूरत पड़ सकती है। और इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपली बता देते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, तुम्हें पता है ये रेज को कन्वर्ज कर सकता है, और इसके साथ में एक हम दूसरा कॉनकेव लेंस रख देते हैं। ये लेंस ये क्या कर सकता है, ये डाइवर्ज कर सकता है। इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन, और इनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जितना जैसे वायलेट और रेड कलर अलग अलग जगह पे फोकस होंगे क्रोमेटिक एब्रिएशन की वजह से, मार्जिनल और पैराक्सियल रे अलग अलग जगह फोकस होंगी, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जितनी वायलेट को कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कॉन्वेक्स कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव उतना ही डाइवर्ज कर दे, मतलब उसकी रियल पोजीशन पे ले आए जहां पे उसको होना चाहिए था। इस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है। हमें पता है कि हम सारे ऑप्टिकल मीडियम की ये डिस्पर्सिव पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन का। तो इन दोनों लेंसेज की कोई ना कोई होगी ऑप्टिकल पावर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले की ओमेगा 1 है और सेकंड वाले की ओमेगा 2 है, और इनकी कोई ना कोई अलग सेपरेटली फोकल लेंथ भी होगी। इसकी f1 है और इसकी f2 है। तो ये कंडीशन इस तरीके से यूज की जाती है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस f1 अपॉन f2। माइनस साइन तुम लोग समझ गए होंगे, एक पॉजिटिव फोकल लेंथ है, एक नेगेटिव है। तो इस कंडीशन पे तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, बस इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। बाकी पूरा पढ़ाई दिया है हमने जितना भी है, स्फेरिकल एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन और एक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। दोनों लेंसेज की डिस्पर्सिव पावर का रेशियो उनकी फोकल लेंथ के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में दो की डिस्पर्सिव पावर दे दी जाए, एक की फोकल लेंथ दूसरे की फोकल लेंथ पूछ ले, या दोनों की फोकल लेंथ दे दी, एक की डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव पावर निकालने की कोई कंडीशन और फर्स्ट वाले की डिस्पर्सिव पावर पूछ ले, तो इस तरीके क्वेश्चन हो सकता है। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो तुम लोग सिर्फ इसको नोट कर लो, इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं, समझ गए होगे क्या है ये, है ना। डायग्राम रब कर देते हैं क्योंकि इसकी तो नीड है ही नहीं, तो सिर्फ हमने बता दिया तुम्हें किस तरीके से यूज हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा एक्रोमेटिज्म यूज हो रहा है क्वेश्चन में कैसे यूज हो रही है? वो तो आपको देंगे ना, टू मेक द एक्रोमेटिज्म कंडीशन या टू मेक द इमेज प्रॉपर। अच्छा, we have to use the lens combination and condition of that combination should be, मतलब लेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे इमेज ज्यादा अच्छी तरीके से हाँ, जैसे आपसे सिंपली यही पूछ लिया जाए, ठीक है, give a condition for which the lens is minimize its spherical and chromatic aberration। पूरा कैसे मिनिमाइज कर सकते हो आप किसी लेंस का, तो आप सीधे कंडीशन बता दो, लेंस को जोड़ दे। हाँ, तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, उस कॉम्बिनेशन में ये कंडीशन फॉलो हो रही हो तो क्रोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा पूरा। अब जो एक टॉपिक हमारा बहुत छोटा था, इसमें और है इसी चैप्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग में सिर्फ क्या है कि लाइट के डायरेक्शन का चेंज हो जाना। समटाइम हम लिख लेते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लाइट नेवर बेंड्स, लाइट कभी मुड़ती नहीं है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है अगर उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ गई। और स्कैटरिंग में एक कंडीशन होती है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंड द ऑब्स्टेकल मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नॉर्मली हम बोले द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल नॉर्मली लेस देन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग बोला जाएगा उसको। एक क्वेश्चन की जैसे आगे रेनबो तुम लोगों ने पढ़ा है, रेनबो रीजन पूछा जाता है, इट इज ड्यू टू, तो नॉर्मली इसका आंसर स्कैटरिंग है, लेकिन इसका आंसर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको रिफ्रैक्शन कंसीडर किया गया, मतलब आंसर की में जो आंसर आया है
क्योंकि ये होता तो दोनों की वजह से है, ये तो कंफर्म है पूरा। रिफ्रैक्शन को ज्यादा प्रॉपर मानते हैं, लेकिन एट द स्टैंडर्ड ऑफ 12th मेनली हमारा आंसर स्कैटरिंग है, एकेडमिक लेवल पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग में तो स्कैटरिंग डेफिनेशन तो फिर इतनी है, इसके बहुत सारे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, सन लुक्स रेडिश ड्यूरिंग द सेट एंड राइज, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, तो वो सब हमें पढ़ने हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेलेस लॉ है, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, वो नॉर्मली पूछा जाता है पूरा। वो क्या है, वो भी बहुत सिंपल सा है। स्कैटरिंग के टाइम जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो उसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सिंपल है। वेवलेंथ की फोर्थ पावर की मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, ये रेलेस लॉ है। इस सबको हम चाहे तो नोट्स में दे देंगे, तुम लोगों को रिटर्न में दे देंगे, एक्सप्लेन करके लिखवा देंगे। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले तुम लोग हेडिंग डाल लो, फिर बताते हैं क्या है जो तुम्हें डिटेल में चाहिए होगा। तो बता हमने दिया कि स्कैटरिंग एक बार रीड कर लेना, फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है और लिखना ही लिखना है हमें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो जनरली तुम लोग जैसा पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिवाइसेस ही तो हैं जो ह्यूमन आई की हेल्प करती है इनडायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली इस नेकेड आई से मेजर नहीं कर पाते, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इन सबको लेके हम उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसमें करती क्या है, जैसे टेलीस्कोप क्या करती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट का इमेज हमें शो करा देती है जनरली, जो हम नहीं देख पाते। तो एक यूज तो ये हो सकता है उसका। दूसरा, टाइनी ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज हम देख पाते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके देखना है पूरा, तो ये क्या हुआ, मैग्नीफाइंग इमेज। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये दो इसके यूज हैं। तो डेफिनेशन में एक लाइन लिख लो, दीज आर द डिवाइसेस हेल्प द ह्यूमन आई, दीज आर द डिवाइसेस helps the human eye, these are the devices helps the human eye टू के बाद में 2 पॉइंट नोटिस कर लें, 2 पॉइंट है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। हेल्प द ह्यूमन आई, फर्स्ट टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट, to magnify the image of a tiny object, और second to observe the far objects, far या distant objects लिख सकते हो, far objects। तो बस 2 ही इनके यूज है, छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देख लेना मतलब एज ए मैग्नीफायर, और बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाना सिंपली, ये 2 यूज है। इनमें सबसे पहली जो हमारी डिवाइस है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग है। सिंपल में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, कंपाउंड में 2 लेंस होते हैं, जिसको हम आई लेंस ऑप्टिकल लेंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप होगी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो पहले पता कर चुके, तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली इसकी डेफिनेशन में हम इसका कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं इनडायरेक्टली, तो इसमें 2 लाइन ऐड कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स भी लिख सकते हो सिंपली, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अभी तो सिर्फ लेंस हुआ, फिटेड इन अ मेटेलिक और प्लास्टिक फ्रेम, फिटेड इन अ मेटेलिक और प्लास्टिक फ्रेम। और इसका एक दूसरा नेम भी है, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज द मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चे नॉर्मली इसको धूप में पेपर पीसे जलाने के लिए यूज करते हैं, सनरेज पे लिखा है कि पेपर जलाते हैं,
बायोलॉजी के डिसेक्शन बॉक्स में हुआ करती है पहले। अब भी होता है सर। हाँ, तो बस उतना ही तो सिंपल है कॉन्वेक्स लेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको एक फ्रेम में फिट कर दिया होल्ड करने के लिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गई। इसका जो इमेज फॉर्मेशन है मतलब वर्किंग वो किस तरीके की, तो उसमें पहले एक बात सुन लो तुम लोग। इसमें हमेशा हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे। नॉर्मली कॉन्वेक्स जाना जाता है रियल इमेज बनाने के लिए, लेकिन इसका यूज करते समय हमें वर्चुअल इमेज बनाना होता है। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन होती है, जब लेंस के सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तभी वर्चुअल बन सकता है कॉन्वेक्स से, और कोई तरीका नहीं है पूरा। उसी कंडीशन का यूज करके हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन वगैरह ये नहीं पूछा जाता, आपसे मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन टाइप कराया जाता है। तो शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन और मैग्नीफाइंग पावर किस तरीके होती है, तो उसके लिए पहले हमें इमेज फॉर्मेशन डाल सकते हो तुम लोग, वर्किंग या इमेज फॉर्मेशन। वर्किंग डाल देते हैं। हाँ वर्किंग डाल लो, कोई बात नहीं। इसमें नोटिस कर लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between the center and first focal point, in between the center and first focal point of the lens, first focal point of the lens, it forms a virtual erect magnified, it forms a virtual erect magnified upright image, वर्चुअल erect magnified, virtual erect magnified upright image of that object, right image of that object as shown। बाकी हमें थ्योरी में नहीं जाना है, सब कुछ डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। एज शोन करके इसको लीव कर दो, देखो कैसे बनेगा ये डायग्राम। एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लेते हैं, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज करते हैं इसका फोकल पॉइंट है एफ, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, जिसको ए बी एज्यूम कर लेते हैं। तो इमेज फॉर्म करना है तो एक पैरेलल रे इंसिडेंट करा लेते हैं, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से। ये सेकंड फोकल पॉइंट होगा जिसको हम F2 नोटिस कर सकते हैं। ये रेज यहां चली गई। अब क्या करना है, दूसरी इसके एक सेंटर सी से पास आउट करा देते हैं। ये देख रहे हैं कहीं मिलती हुई नहीं लग रही आगे, लेकिन यही रेज को हम लिख सकते हैं टू द आई, ये आई में एंटर करेगी। तुम लोग चाहे तो यहाँ जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी, यहाँ पे आई बना सकते हो अच्छी, ठीक है, और नहीं बनाना तो टू द आई लिख दो, सफिशिएंट। अब ये देख रहे हैं कि रेज आगे तो कहीं मिलनी नहीं है, तो जाहिर है इमेज तभी बनेगा जब कहीं ना कहीं रेज मिलेंगी, तो इनको बैकवर्ड ले जाते हैं इस तरीके से। इस रे को कहीं ना कहीं मिली जाएगी, नहीं मिल जाएगी तो हम इसको मिलाई देंगे कहीं ना कहीं। इस प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा लेते हैं, ये यहां पर मिल रही है, इसको न्यू नेम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। इसमें हमें यह भी चाहिए होगा ऑब्जेक्ट का साइज कहीं और डिस्टेंस में, जैसे इसको हमने, ये साइज है हमारा ए बी, इसी लेंथ का एक ऑब्जेक्ट हम यहीं पे ले लेते हैं जहां इमेज आके बनेगा, ठीक है। ये इस पॉइंट को ए डैश मार्क, ए डैश नहीं A1 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ए डैश तो ऑलरेडी हमारे पास है, A1 मार्क कर लेते हैं इसको। अब एक चीज देखनी है, जो जो फाइनल इमेज एंगल बना रहा है ये वाला, इस एंगल को हम नोटिस कर लेते हैं बीटा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल यहां पे बना रहा है, इसी ऑब्जेक्ट के साइज की लेंथ हाइट हमने यहां पे ले ली, यहां से एक एंगल और फॉर्म करेंगे इसी पे सेंटर पे, ये तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम सपोज कर लेते हैं अल्फा। तो ये जो तुमने लिखा है वो सिचुएशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर एंड द प्रिंसिपल फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, a virtual erect upright image is formed by this lens। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इसी तरीके का इमेज बनेगा। तो ये डायग्राम में बनाना होगा, पहले देख लो फिर आराम से बना लेना। तो ये डायग्राम बन गया हमारा। अब कंडीशन क्या हमें चाहिए होगी, मैग्नीफाइंग पावर।
निकालनी होगी। तो इस डायग्राम का स्पेस पहले छोड़ दो तुम लोग, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट कर लो। आकाश जितना पेज तुम्हारा ये पूरा ले लेगी, लास्ट में दिया डायग्राम बचा हुआ है जो दिख रहा है यहाँ से, लास्ट 2 लाइन यूज कर सकते हो, नहीं तो वो भी छोड़ दो। ठीक है, तो इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर डालते हैं हम लोग। इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमें कैलकुलेट करनी होगी। डायग्राम बना रहेगा, आराम से बना लेना। इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है पूरा, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सस्टेंड बाई, it is the ratio of angle sustained by the final image, the angle sustained by the final image at the eye, final image at the eye to the angle sustained by the object, angle sustained by the object at the eye, angle sustained by the object at the eye। इसके आगे ब्रैकेट में लिखना एट द आई के बाद विदाउट द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा जा रहा है, विदाउट द इंस्ट्रूमेंट। ब्रैकेट क्लोज करो। when both image and object, when both image and object be at the least distance of distinct vision, when both image and object be at the least distance of distinct vision, या इतनी बड़ा पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो व्हेन बोथ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट बी एट द नियर पॉइंट, मतलब उस पूरी लाइन को रिप्लेस कर सकते हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जगह पे नियर पॉइंट लिख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि जिन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो तभी नोटिस किए जाएंगे जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पर हो, और कहां पर हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आप लोग 9th-10th में ऑलरेडी रीड कर चुके हो। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नॉर्मल, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 होती है। जनरली ये चाइल्ड्स के लिए जैसे अप टू 7 और 8 ईयर ओल्ड, ये समटाइम बहुत कम भी हो जाती है, 7-8 सेंटीमीटर तक भी वो देख सकते हैं उसको, लेकिन वो बता नहीं सकते कि हमने 7 सेंटीमीटर का देख लिया। लेकिन नॉर्मल साइंस के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है कि उनकी आईसाइट इस तरीके से वर्क कर सकती है कि वो 7 सेंटीमीटर तक भी उनका नियर पॉइंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 डिसाइड किया गया है। तो ये दोनों वहीं पे होने चाहिए। इसीलिए तुम लोगों ने देखा डायग्राम में हमने एक जहां पर ये इमेज बना है, उसी इमेज के पास ऑब्जेक्ट के साइज की एक लेंथ ले ली है, ताकि वो एंगल की उसी हाइट से हम एंगल बना पाए। यहाँ पर आई पे जो एंगल बनेगा, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यूज करना है हमें। फिर तो दैट इज m इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा ये है m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा इज द एंगल सस्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, एंड अल्फा इज द एंगल सस्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। और बीटा अपॉन अल्फा का मतलब यहाँ 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा है। फॉर द स्मॉल एंगल्स हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अवॉइड किया है, बीटा अल्फा लिखा है। तो मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 अल्फा 10 बीटा कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वो देख लेना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो a डैश b डैश ये फाइनल इमेज है, ये जो एंगल बना रहा है ये बन रहा है बीटा, और जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है एक्चुअली बेसिकली वो भी बीटा ही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे तब। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर रहे हैं एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब ये एंगल जो बना रहा है वो है अल्फा, जो हमें मैग्नीफाइंग पावर में यूज करना है। इस पे ध्यान देना, कहीं मतलब ड्राइव करते समय ये गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये लेंथ तो हमें पता है u हो गई, ठीक है हाँ, और ये जो इमेज वाला है ये एक्चुअली क्या है, b है पूरा। इसको जब यूज करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल पहले हमें चाहिए होगा बीटा। कौन से ट्राइंगल में बीटा मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है, a डैश b डैश c में भी है, a b c में भी है, तो हम a b c यूज करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABC, ये भी ध्यान रखना कौन सा ट्राइंगल यूज करना है, क्योंकि एक बार ट्राई करो तब। तो 10 बीटा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा AB अपॉन CB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दूसरा ट्राइंगल यूज कर लेते हैं,
इन ट्राइंगल जिसमें हमें अल्फा चाहिए वो होगा A1 B डैश C। A1 ये ध्यान रखना डैश नहीं है, A1 है ये, B डैश C, A डैश ये है, A डैश B डैश इमेज है, और ये हमने अलग से लिया है पॉइंट जो AB को A1 B डैश। तो यहां जब यूज करेंगे तो 10 अल्फा मिल जाएगा हमें, 10 अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा A1 B डैश अपॉन C B डैश, और ये A1 B डैश एक्चुअली किसके इक्वल है, A1 B डैश इज इक्वल्स टू AB, ये ऑब्जेक्ट का इक्वल है, A1 B डैश इतना और यही ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने यहां पर आके लिया, तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे AB में, तो यहां टर्म मिल गया हमें फिर से AB अपॉन CB डैश, यहाँ पे बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल्स टू, पहले कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं, ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा है, इसी को हम अप्रॉक्सिमेटली बीटा अपॉन अल्फा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू डाल देते हैं, 10 बीटा की वैल्यू AB अपॉन CB है और इसकी वैल्यू AB अपॉन CB डैश है, ठीक है, AB तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, मतलब M जो हमें मिल रहा है वो है CB डैश अपॉन CB, CB डैश सिंपली B है और ये U है CB, CB डैश B और CB U है, तो B अपॉन U नॉर्मली होती है, मैग्निफिकेशन लिखते हो ना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, B अपॉन U होता है, इसको हमें रिप्लेस करना है फोकल लेंथ और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के टर्म में पूरा। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास में है किसी भी लेंस के लिए, फ्रॉम 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। यहां जिस तरीके से हमने मैग्निफिकेशन काउंट किया था, तो इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाई B ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, अगर B मल्टीप्लाई करेंगे तो B अपॉन U वाला टर्म मिल जाएगा, इसलिए कर रहे हैं ये। तो इट कैन बी रिटन एज B अपॉन, तुम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख लेना मल्टीप्लाई बाई B ऑन बोथ द साइड्स, तो B अपॉन F हो गया, ये 1 हो गया B अपॉन B, ये B अपॉन U हो गया, तो B अपॉन U तो चाहिए ही हमें, B अपॉन U को इस साइड में ले आते हैं, दिस इज ये हो गया, और ये M है, और यहाँ पे बिकॉज B अपॉन U ये M है, और ये जो टर्म है B इज इक्वल्स टू माइनस D है, B को हमने कहा सपोज किया है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम कैपिटल D या स्मॉल d पे अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से करते हैं, नॉर्मली हम कैपिटल D से ही करते हैं, और ये लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है, मतलब अब विद साइन जब वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन, तो B का मतलब है माइनस D होगा, जैसे 25 सेंटीमीटर है तो कितना हुआ माइनस 25 हुआ ना, ये माइनस तो फॉर्मूले से आ रहा है। अब जब हम डिस्टेंस पुट करेंगे मतलब मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर अगर है और वो कितना है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है तो माइनस होगा, तो इसलिए B का टू कितना है माइनस D। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे B अपॉन U को M, तो ये टर्म आएगा 1 माइनस माइनस प्लस D अपॉन F, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। इस कंडीशन में कब, when the final image is formed at the least distance of distinct vision, if the final image is formed at the infinity, तो ये वाला टर्म हो जाएगा जस्ट D अपॉन F होगा, P अपॉन U की वैल्यू पूरी। तो पहले यहां तक हमें ड्राइव करना है, इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं तो वो तुम लोगों को नॉर्मली पता है, तो बायो लैब में स्टूडेंट यूज करता है। सर अगर ये इस डिस्टेंस में नहीं होगा तो ये माइनस D रहेगा, मतलब अगर आप कह रहे हैं इस डिस्टेंस में नहीं है तो ये V अपॉन F हो जाएगा आपने कहा। हाँ तो जनरली V अपॉन F रहेगा, माइनस V अपॉन F नहीं होगा। हाँ तब भी माइनस होगा क्योंकि बनेगा तो इसी साइड में, इमेज तो वर्चुअली बना रहा है ना लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पूरा, तो जब मैग्नीट्यूड प्लेस करोगे तो यहाँ D को हमने एज ए मैग्नीट्यूड प्लेस किया है पूरा, इसलिए ये माइनस है पूरा। और यूएस सिर्फ दो है नॉर्मल वे में, या तो वॉच मेकर्स यूज करते हैं, ज्वेलर्स यूज करते हैं, स्टूडेंट यूज करता है, बाकी जनरल कोई इसका खास यूज नहीं है पूरा। लाइट ना मिल रहा सीरियस जाके। हाँ बस इसमें ट्राइंगल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है, अगर उसमें मिस्टेक हुई तो डेरिवेशन उस फॉर्म में नहीं आएगा। डायग्राम अगर ठीक से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग बाद में भी बना सकते हो, बुक में भी बना होगा। हाँ मतलब रफ तो ड्रॉ कर ही लेना चाहिए। कितने चैप्टर लगता है, 15 तारीख तक हो सकते हैं, ये सब प्रीबोर्ड है तो उसके आगे के हम निपटा लें फिर काफी हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा। वेव हो जाएगा, हाँ वेव आराम से हो जाएगा, डुअल नहीं हो पाएगा, डुअल हो सकता है वो भी, डुअल बहुत छोटा है। अच्छा
डुअल में बेसिकली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और 12th के लिए फोकस करना है आइंस्टाइन इक्वेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय द आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन इक्वेशन है। और वो शायद केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ ही चुके हो, पढ़ा है? हाँ चलो फिर कोई बात नहीं है, बात इजी है, कुछ खास नहीं है। आप ऐसा समझिए सर 10th के बाद सीधे 12th में आए। नहीं, उसमें बहुत सिंपल सा है। द एनर्जी occupied by the electron is divided in two waves, one is the kinetic energy and other one is work function। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में था शायद, बस ऐड कर लेते हैं दोनों को, आ जाता है। बस यही तो गलती है सर, वो डिलीटेड वो सुफियान से क्या पढ़ लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ इमिशन है, और कोई पढ़ता था सुफियान सर। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें जरूर है जो फॉर एकेडमिक और फॉर कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये भी हमने उन्हीं से पढ़ा था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट वो निपटा ले रहे, वो नहीं निपट पाएगा। कौन सा वाला? डुअल वाला नहीं, हो जाना चाहिए, 15 तक अभी काफी है। इसमें एक्चुअली क्या थ्योरी, इसमें डेरिवेशन के बाद थ्योरी भी काफी ज्यादा है लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर टाइम न लिया जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो फिर तो बस कोर्स ही पूरा होगा। हाँ, बस सिलेबस ही होगा। ऑप्टिक्स जानी डेरिवेशंस के लिए जाती है ज्यादा, सबसे बड़ा चैप्टर भी है। इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए फिर से लगाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है। हाँ, इफ द फाइनल कंडीशन लिखेंगे, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन m इक्वल्स टू d अपॉन f। इसमें हो गया कंप्लीट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद एग्जांपल फाइंड करते हैं, तुम लोग नोट कर लोगे, समझा देंगे, खाली क्यों टाइम वेस्ट करोगे। है तो इतना ही जितना हमने बोला। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट by the obstacle in the path of light, the obstacle must be of the order of size of wavelength, is called scattering of light। रिलेस लॉ है, उसी में इतना इन्वॉल्व। तो तुम लोग का लिखने का टाइम बच जाएगा, लिख लेना, एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि टाइम कम है ना तुम लोगों के पास। फर्स्ट टाइम में जाकर नहीं तो तुम लोग को एक दिन गैराज पढ़ाते हैं, एक दिन प्रिज्म पढ़ाते हैं, एक दिन लूमिंग पढ़ाते हैं। हो जाते हैं बहुत जल्दी बोर्ड में, बट रिजल्ट उतना ही आएगा, वो आएगा वर्मा इसका ही समझ में तुम्हारे उतना ही आएगा, चाहे 1 घंटे एक्सप्लेन करें उसको। मैनेजमेंट में इतनी सी बात समझ में आएगी कि इमेज उल्टे दिखाई दे रहे हैं, बस फाइनल कंक्लूजन यही है उसका। बस ही है। बताऊंगी बस, इसके बाद वो रह गया एक टेलीस्कोप और कंपाउंड भी है। कंपाउंड और रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप तो जरा सा है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, मेन रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग इसीलिए इफेक्टिव नहीं है, उसके कंपोनेंट अलग अलग कैरी करने पड़ते हैं सारे के सारे, क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है अलग से आईपीस की जगह पे। हो गया सबका क्या है? नहीं तो जिनका कंप्लीट हो गया वो कंडीशन डाल के लिख लें। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। If the final image is formed at the infinity, final image is formed at the infinity.
देन m इक्वल्स टू, बस फॉर्मूला लिख लो d अपॉन f, 1 रिमूव कर दो d अपॉन f। ड्राइव करना चाहोगे तो वहां ड्राइव करके भी आ जाएगा p को रिप्लेस करके, बट उसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है ड्राइव करके। हाँ, एग्जाम में सिर्फ डेरिवेशन इसी का होता है। नहीं, इन्फिनिटी की बात नहीं, इसका नहीं आता है। इसी का हो गया आकाश? सर ये इसकी फोटो खींचने तो भाई हम अग्रिमा बेटा हो गया कंप्लीट? यस सर। सर ये फ्रॉम 1 upon f वाला नहीं चल रहा है, इतना कैसे चल रहा है? ये लेंस के लिए फॉर्मूला तो हम यही यूज करते हैं ना, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, रिलेशन बिटवीन u b एंड f। तो उसी से हमने फाइंड आउट किया, हमें चाहिए है b अपॉन u की वैल्यू, तो वो आएगी कैसे इस फॉर्मूले से? तो हमने क्या किया, b से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ द साइड, तो हमें यहाँ टर्म मिल गया b अपॉन u, और b अपॉन u की जो वैल्यू आई वही आ गई 1 माइनस b अपॉन f, और b को रिप्लेस कर दिया हमने, क्योंकि इमेज कहाँ बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, तो b को हमने माइनस b से रिप्लेस कर दिया, रिजल्ट आ गया। सर इन्फिनिटी पे इस पे d अपॉन f होगा। हाँ, इन्फिनिटी पे d अपॉन f होगा। सीधा सा है, रेस पैरेलल हो जाएगी, वही उसी फॉर्मूले में बना पड़े। यूजर लिख लो, यूजर, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को नोट करने याद करने पड़े, लेकिन फिर भी लिखे होते हैं तो अच्छा रहता है। यूजर में एक लिख लो, बाई वॉच मेकर्स, बाई ज्वेलर्स, बाई स्टूडेंट, चाहे 3 पॉइंट में लिखो चाहे एक ही में लिख लो, वॉच मेकर्स, ज्वेलर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी, खाली बैग में लेकर नहीं घूमते हैं, ये लिखना है। चलो पेपर जलाने के लिए यूज कर रहे हैं। आई कैन क्रिएट द फायर बाय यूजिंग द लेंस, ये भी एक एक्टिविटी है। तो अब थोड़ा सा तुम लोग को बता देते हैं कल क्या पढ़ना, पढ़ के आओगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइव नहीं कराया जाता नॉर्मली, वो तो अलग बात है, बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली ये डेरिवेशन नहीं आता। डेरिवेशन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसकी मैग्नीफाइंग पावर ही कैलकुलेट करनी होती है, उसमें कुछ नहीं होगा। एक सिंपल इंस्ट्रक्शन बता देते हैं 1 मिनट में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी यही करेगी, इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ ए टाइनी ऑब्जेक्ट। अब उसमें 2 लेंस यूज होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होंगे। वन ऑफ देम इज आई लेंस और अदर वन इज ऑब्जेक्टिव। एक को आई लेंस बोलेंगे, एक को ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। आई लेंस का मतलब जो आंख की तरफ होगा वो आई लेंस, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो ऑब्जेक्टिव। रिलेशन में ध्यान ये रखना होता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में 2 रिवर्स में है। माइक्रोस्कोप से हम छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखते हैं, टेलीस्कोप से हम बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज देखते हैं, रिवर्स में है। तो आई की तरफ जब हम देखेंगे, बड़ा इमेज देखना है तो लेंस बड़ा होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी तरफ ऑब्जेक्ट छोटा है तो लेंस छोटा होना चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कम फोकल लेंथ का, मतलब कम एपर्चर का, छोटा, और जो आई लेंस होगा वो ज्यादा फोकल लेंथ का, बड़े डायमीटर का होगा। इसी को हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे लिख ले, मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, वन इज टुवर्ड द आई इज कॉल्ड आई लेंस एंड अदर वन इज टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, एंड दे आर फिटेड ऑन अ ट्यूब बाय द रॉक पिनियन सिस्टम। रॉक पिनियन सिस्टम वो तुम लोग देखा ना, बाइसिकल में लॉक होते हैं नंबर वाले, उसे रोटेट कर देते हैं, लॉक हो जाता है। तो ये रॉक पिनियन सिस्टम है। ऐसे ही वो 2 ट्यूब होती है, जैसे मार्कर है, 2 ट्यूब है, ये इंटरकनेक्ट है, इनके बीच में वो रिंग लगी हुई है जो इसको मूव कराती है एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब के अंदर। इसी को हम बोल रहे हैं रॉक पिनियन सिस्टम। उसको स्लाइड कराया जाता है, तो उससे होता क्या, एक पे आई लेंस लगा, एक पे ऑब्जेक्टिव लगा, उन लेंसेज के बीच की डिस्टेंस वेरी करती है, या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम बाद में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कंसीडर करेंगे। तो पूरा उनको एडजस्ट करने के लिए लेंसेज की डिस्टेंस को वो रॉक पिनियन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। बाकी फिर इमेज फॉर्मेशन जैसे इसमें बनाया उसमें बनाएंगे। वह 2 लेंस है तो सिंपल सी बात है, एक लेंस पहले एक का इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, फिर दूसरा वाला फाइनल इमेज बनाएगा, वो फाइनल इमेज हमें दिखाई देगा आई के थ्रू, और उसी के रिलेटेड हम मैग्नीफाइंग पावर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग होगा, और वो इससे थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। ये तो बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूले बेस्ड, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। तो वो रीड करके आना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। मतलब ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनमें से एक तो आता ही आता है, माइक्रोस्कोप आए या टेलीस्कोप आए,
दो में से एक तो श्योर आता है हर बार। क्वेश्चन के लिए भी एक डेट डिफाइन कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाने दो, जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे ताकि सब लोगों का प्रिपेयर होगा।